देश में कोरोना संकट के बीच ऑक्सीजन की कमी और व्यवस्थाओं में खामियों के मुद्दे पर आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से कई सवाल पूछे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार हो सकता है जिससे ऑक्सीजन की उपलब्धता और आपूर्ति का रियल टाइम यानी रियल स्थिति क्या है, वास्तविक स्थिति वो पता चल सके। साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि सरकार ने बिना पढ़े लिखे लोगों के वैक्सीनेशन के लिए क्या व्यवस्था की है, क्योंकि वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। साथ ही कोर्ट ने यह भी पूछा कि केंद्र सरकार कोरोना वैक्सीन की 100% खुराक क्यों नहीं खरीद रही है। साथ ही कोर्ट ने केंद्र से यह भी पूछा कि कोरोना टीकों के संबंध में केंद्र राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम नीति का पालन क्यों नहीं कर सकता है। और इस दौरान अदालत ने सरकार से यह भी कहा कि हम ये साफ कह देना चाहते हैं कि अगर कोई नागरिक सोशल मीडिया पर अपनी शिकायत दर्ज करवाए तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये जानकारी गलत है। हम सूचना को लेकर कोई सख्ती नहीं चाहते। अगर ऐसी शिकायतों पर एक्शन लेने की नौबत आई तो हम इसे अवमानना मानेंगे। इधर केंद्र सरकार ने भी अपना जवाब दाखिल किया है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हमने सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार किया है। सीधा रुख करते हैं, प्रभाकर मिश्रा लगातार कवर कर रहे हैं इस अहम सुनवाई को। प्रभाकर, क्या कुछ हुआ कोर्ट में? इतने सवाल पूछे गए हैं केंद्र सरकार से। देखिए, पहली बात तो ये कि सरकार से कोर्ट ने पहले जो सवाल पूछा था उसका जवाब देना था। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने आज जवाब दाखिल किया और कोर्ट के सामने बताया कि हमने जो जवाब दाखिल किया है उसमें सारे स्टेप्स की जानकारी दी गई है जो कोविड महामारी से निपटने के लिए सरकार कर रही है। और उसके लिए उन्होंने कहा कि हमने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी तैयार किया हुआ है। और उसके बाद जो मुद्दे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम ऑक्सीजन की व्यवस्था, जीवन रक्षक दवाइयों चाहे वो रेमडेसिविर की व्यवस्था और साथ ही साथ वैक्सीनेशन पॉलिसी पर भी सुनवाई होगी। तो आज जो वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेकर के, केंद्र सरकार की पॉलिसी को लेकर ढेर सारे सवाल पूछे गए हैं केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उसमें एक बात तो ये कि जो वैक्सीनेशन फॉर ऑल है 1 तारीख से जो ओपन हो रहा है 1 मई से, उसके लिए जो शर्त रखी गई है कि कोविन ऐप पर सब लोग पहले रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उसके बाद से ही उनका वैक्सीनेशन हो पाएगा। तो कोर्ट ने ये पूछा कि देश में ऐसे बहुत लोग हैं जो निरक्षर हैं, जिन्हें नहीं पता है कि वो उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा ऐप पर, तो उसके लिए केंद्र सरकार के पास क्या जवाब है। सरकार के पास इसका कोई वो नहीं था। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात है, समझने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार बार बार कह रही है कि हम अपने स्तर पर सब कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो पिछले दिनों हाईकोर्ट में जो बातें हो रही थी कि दिल्ली में ऑक्सीजन की जो समस्या है, जो शॉर्टेज है, उसको लेकर तो सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर बहस हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार दिल्ली हाईकोर्ट के बाद आज सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछा कि जब बार बार दिल्ली सरकार ये कह रही है कि उसे 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है, तो उसे 400 मीट्रिक टन ही ऑक्सीजन क्यों दिया जा रहा है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति क्यों नहीं की जा रही है। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली में तमाम राज्यों के लोग रहते हैं और दिल्ली के प्रति सरकार की जिम्मेवारी ज्यादा होना चाहिए। केंद्र सरकार का जवाब यह है कि इनको 400 मीट्रिक टन जो ऑक्सीजन दिया गया है उसे भी कैरी करने के लिए या स्टोर करने के लिए इनके पास व्यवस्था नहीं है। तो कुल मिलाकर ये कि केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी, ऑक्सीजन की आपूर्ति, दवाइयों की लेकर सुनवाई हो रही है और ढेर सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। और केंद्र सरकार अपनी तरफ से बताने की कोशिश कर रही है कि सरकार इन मसलों से निपटने के लिए, महामारी से निपटने के लिए क्या कोशिश कर रही है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता लगातार ये बात कह रहे हैं कि उनकी टीम के लोग भी संक्रमित हैं और ये लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने क्या क्या चीजें की है, सरकार क्या क्या चीजें कर रही है। और इसके लिए जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार किया है केंद्र सरकार ने। बहुत शुक्रिया प्रभाकर तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो जितनी भी कोशिशें की जा रही है कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए, इस वक्त नाकाफी ही साबित हो रही हैं। कोरोना ने आज फिर एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। हालांकि कोरोना के बढ़ते केस के बीच रिकवर हो रहे लोगों की संख्या भी पहले से बढ़ रही है। बेहद राहत की बात है ये। इस बीच कोरोना का खौफ दिखाकर कुछ लोग नकली दवाइयां बेच रहे हैं और उत्तराखंड के कोटद्वार में नकली रेमडेसिविर कंपनी का भंडाफोड़ किया गया है। एक तरफ दूसरे देशों से जहां मदद मिल रही है, वहीं देश के कुछ लोग आपदा की इस घड़ी में गिद्ध बनकर बैठे हैं। कोरोना का कहर है जारी, शहर शहर वैक्सीनेशन की है बारी। ना छोड़े सावधानी, कोरोना है बहुत भारी। घर में रहना है, कोरोना को हराना है। पिछले कई हफ्ते से कोरोना को लेकर बस एक ही खबर आ रही है, कोरोना की रफ्तार काबू में नहीं आ रहा है। कोरोना ने आज नया रिकॉर्ड बना लिया है। हमेशा की तरह एक बार फिर पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,86,452 लोग संक्रमित हुए। 24 घंटे में मिले नए मरीजों का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है।
इससे पहले 28 अप्रैल को 3,79,00,000 मरीजों की पहचान हुई थी। इसके अलावा 24 घंटे में 3,498 संक्रमितों की मौत भी हो गई। राहत की बात यह है कि इन 24 घंटों के अंदर 2,97,540 लोग ठीक होकर अपने घर भी गए। अगर बात राज्यों की करें तो फिर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं। 66,159 लोग संक्रमित पाए गए, 68,537 लोग रिकवर हुए और 771 लोगों की मौत हो गई। अब तक राज्य में 45,39,000 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इस बीच मुंबई में 3 दिनों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर दिए गए हैं। ये बीकेसी सेंटर के ठीक बाहर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि नो वैक्सीनेशन फॉर 3 डेज, यानी कि अगले 3 दिनों तक किसी भी तरीके की वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। आपको जानकारी दूं कि ये मुंबई में अगर मैं वैक्सीनेशन की बात करूं तो कुल 132 सेंटरों पर वैक्सीन लगाई जा रही थी, जिसमें सरकारी, बीएमसी और प्राइवेट अस्पताल भी शामिल थे। लेकिन अब सभी जगह पर वैक्सीनेशन रोक दिया गया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी भी दी गई है कि 1 तारीख से जो 18 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण होना है वो भी अब शुरू नहीं हो पाएगा। महाराष्ट्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी कोरोना ने हाहाकार मचा रखा है। 35,104 लोग संक्रमित पाए गए, 25,613 लोग रिकवर हुए और 295 लोगों की मौत हो गई। अब तक राज्य में 12,17,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि 18+ वैक्सीनेशन को लेकर उत्तर प्रदेश में फिलहाल दिक्कतें हैं। सरकार का कहना है कि फिलहाल वैक्सीन की पर्याप्त डोज नहीं है। अगर बात दिल्ली की करें तो पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 24,235 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, 25,615 लोग ठीक हुए और 395 लोगों की मौत हो गई। वहीं अब तक 11,22,000 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इस दौरान केजरीवाल ने दिल्ली वालों से अपील की है कि वैक्सीनेशन के लिए अफरा तफरी ना मचाए। अभी तक वैक्सीन हमारे पास पहुंची नहीं है। हम लगातार कंपनी के टच में हैं। हमें उम्मीद है कि कल या परसों तक वैक्सीन आ जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया है। कोविशील्ड वैक्सीन, पहले कोविशील्ड वैक्सीन आ रही है, कल या परसों 3 लाख क्वांटिटी आ रही है। उसके बाद और आती रहेगी। तो सबसे पहले तो मेरी आप सब लोगों से निवेदन है कि अभी कल आप सेंटरों पे लाइन में मत लगिएगा। वहीं पिछले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्यों में 15,804 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, 16,489 लोग ठीक हुए और 251 लोगों की मौत हो गई। अब तक राज्य में 7,13,000 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच विदेश से कई देशों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं। भारत के लिए रशिया, यूके और अमेरिका समेत कई देशों ने मदद की खेप पहुंचा दी है। अमेरिका की तरफ से भेजे गए 2 जहाज आज सुबह राजधानी दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतरे। बीते दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत की मदद करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया था। अब अमेरिका से मदद की खेप का आना शुरू हो गया है। अमेरिका से आने वाले जहाज में 440 ऑक्सीजन सिलेंडर, रेगुलेटर, 96 लाख रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट और 1 लाख N95 मास्क भारत पहुंच चुके हैं। वहीं रशिया ने भी 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 75 वेंटिलेटर, 150 बेड, साइड मॉनिटर और दवाइयां भेजी हैं। एक तरफ पराये मुल्क जहां संकट की इस घड़ी में भारत के साथ खड़ा है, वहीं देश के ही कुछ गिद्ध महामारी के बीच नकली दवाइयां बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने उत्तराखंड में बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी की। देखिए कैसे कैमरे की मदद से इस पाप का भंडाफोड़ किया गया। दिल्ली पुलिस का हरिद्वार, रुड़की और कोटद्वार में छापा पड़ा है। कोटद्वार में नकली रेमडेसिविर कंपनी का किया गया है भंडाफोड़। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन 25,000 रुपए में बेचा जा रहा था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार किए गए लोगों से दिल्ली पुलिस कर रही है कड़ी पूछताछ। इंदौर से भी नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचे जाने की खबर आई है। जाहिर है आपदा की इस घड़ी में भी कुछ लोभी लोग लोगों की जान से खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में हर किसी को सावधानी से काम लेना होगा। कोरोना को हराना है तो फिर हर तरह से सतर्कता जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत से पहले मुंबई ने 3 दिनों के लिए टीकाकरण पर रोक लगाने का फैसला किया है। ग्रेटर मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इसकी जानकारी दी है और यह कहा है कि उनके पास टीके उपलब्ध नहीं हैं और ये रोक जो है वो 2 मई तक जारी रहेगी। मुंबई में अगले 3 दिनों तक किसी भी वैक्सीन सेंटर पर टीकाकरण नहीं किया जाएगा। बीएमसी ने इस बात की जानकारी दी है। इस वक्त में जंबो सेंटर एक गोरेगांव में है, वहां पर मौजूद हूं। नेस्को ये सेंटर है और यहां पर कल हमने लंबी लंबी कतारें देखी थी, लगभग 1 किलोमीटर तक लोगों की लाइनें थी, लेकिन अब 3 दिनों के लिए यहां पर वैक्सीनेशन को बंद कर दिया गया है। मैं आपको दिखाऊं कि यहां पर बोर्ड लगाया गया है जिसमें बताया गया है कि 2 तारीख तक यानी कि 2 मई तक वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी और मुंबई के जो भी सेंटर हैं वो पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों को ये जानकारी हासिल हो गई है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आ रहे हैं लेकिन वो यहाँ से खाली हाथ जा रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। एक शख्स है। सर ये बताइए कहाँ से आए थे आप? गोरेगांव वेस्ट से आया था मैं। अच्छा ये बताइए कि आपको जानकारी थी कि अभी ये बंद रहेगा 3 दिनों तक? दोनों बातें थी, कंफर्म नहीं था। कुछ लोग कह रहे थे कि 2-3 दिन तक वैक्सीन नहीं लगेंगे और यहाँ पे आके कंफर्म किया तो वो सब कह रहे हैं कि 2-3 तक वैक्सीन नहीं लगेंगे। अभी क्या लग रहा है सर आपको कि स्टॉक तो चलो नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की भी कमी है इसमें? मैं कल भी आया था यहाँ पर, मेरे कोई पेशेंट एडमिट है अंदर और वहाँ पर कल बहुत अफरा तफरी थी वैक्सीन को लेके, लोग परेशान हैं। कंफर्म रिपोर्ट नहीं है कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, कब तक लगेगी। अभी जानकारी थी कि 18 साल के ऊपर वालों को भी वैक्सीन मिलेगी। अब उनका भी नंबर नहीं लग रहा है, हमारा 45 प्लस का ही नंबर नहीं लगा है, तो कैसे मैनेज करेंगे? मेरे पेरेंट्स का 2nd डोज पेंडिंग है, तो कुछ क्लेरिफिकेशन नहीं है किसी भी चीज का। तो अब कब तक क्लियर होगा वो तो गवर्नमेंट ही बता पाएगी इसके बारे में। बिल्कुल, तो साफ तौर से आपने सुना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि परेशान हो रहे हैं क्योंकि उन्हें वैक्सीन लगवाना है, लेकिन अब जो वैक्सीन है उसकी किल्लत के चलते, उसकी कमी के चलते मुंबई में फिलहाल 3 दिनों के लिए वैक्सीनेशन रोक दिया गया है। और यही स्थिति महाराष्ट्र में भी है क्योंकि राज्य सरकार लगातार केंद्र से मांग कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन मुहैया कराई जाए। ऐसे में अगर 45 साल के ऊपर वाले लोगों को ही वैक्सीन नहीं लग पा रही है तो अगले 1 तारीख से जो 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जानी है वो भी फिलहाल शुरू होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और सरकार का कहना है कि अगले 15 दिनों तक इसी तरीके की स्थिति बनी रहेगी। कैमरामैन विनोद के साथ संकेत पाठक, न्यूज़ 24 मुंबई। वहीं मुंबई में वैक्सीनेशन रोके जाने पर बीकेसी जंबो सेंटर के डीन ने क्या कहा, ये सुनाते हैं आपको। पिछले 15 दिनों में भी 2-3 बार सफिशिएंट डोज नहीं है, इसीलिए होल्ड पे रखना पड़ा। आज भी 3 दिन करना है। जो भी सूचना आई है उसके हिसाब से जो 1 तारीख से जो भी 18 ईयर्स एंड अबव का प्रिपेयर्डनेस के लिए ये 3 दिन होल्ड पे रखा गया है। तो उसके लिए हम 3 दिन, हमारे पास भी ब्रीदिंग स्पेस है, तो जो भी हमें भी तैयारियां करनी है और जो भी हमें म्यूनसिपल कमिश्नर, एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर से सूचनाएं आएगी उस हिसाब से हम 3 दिन में तैयारी करेंगे। मुंबई से सटे ठाणे में भी 3 दिन के लिए वैक्सीनेशन रोक दिया गया है। ठाणे के कोपरी सेंटर से हमारे संवाददाता इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे बड़े संकट के बीच वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी ठप पड़ने लगी है। इस वक्त हम हैं मुंबई से सटे ठाणे में। ये ठाणे का कोपरी वैक्सीनेशन सेंटर है और यहाँ पर देखिए कि आज वैक्सीनेशन पूरी तरह से बंद है। कुछ लोग भी आ रहे हैं जो वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं। अंकल आप कहाँ से आए हैं? हम इधर से सुभाष नगर। पहला डोज ले लिया आपने? हाँ, 26 तारीख को, 26 मार्च। तो दूसरा डोज नहीं मिल रहा है आज नहीं, 3 दिन बंद है बोलते हैं सब, किधर भी नहीं मिलेगा बोलते। तो देखिए कि प्राइवेट में भी नहीं मिल रहा है यहाँ पर और ज़्यादातर लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, पूछ रहे हैं और चले जा रहे हैं। तो वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है सिर्फ मुंबई में ही नहीं, ठाणे में भी 3 दिनों तक बंद की गई है क्योंकि वैक्सीन ही नहीं है तो वैक्सीनेशन कैसे होगा। महाराष्ट्र सरकार लगातार केंद्र से ये कह रही थी कि 18 प्लस का जो वैक्सीनेशन शुरू करना है उसके लिए उसको और वैक्सीन की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने ग्लोबल टेंडर भी निकाला, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की मजबूरी ये है कि ग्लोबल टेंडर के द्वारा भी वो वैक्सीन खरीद नहीं पा रही है क्योंकि जो भारत की दोनों कंपनियां उन्होंने कह दिया है कि 15 तारीख से पहले वो 1 डोज भी अलग से राज्य सरकार को नहीं दे सकती। यही कारण है कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी तरह से ठप पड़ गई है और बहुत सारे वैक्सीनेशन सेंटर 3 दिन के लिए बंद करने पड़े हैं। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 ठाणे।
और उधर भोपाल में भी आज वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में भारी संख्या में लोग वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच रहे हैं। संवाददाता राकेश चतुर्वेदी की ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को आनन फानन में वैक्सीनेशन कराने का ऐलान करने के साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं और आप इस समय देख पा रहे हैं कि राजधानी भोपाल के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर पर इस समय हम मौजूद हैं और यहां हम देख पा रहे हैं कि आज दूसरे दिन भी वैक्सीनेशन पूरी तरह से बंद है। बंद इसलिए किया गया था कि 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा, लेकिन अब ऐलान कर दिया गया है कि चूंकि मध्य प्रदेश में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, ऐसे में नहीं होगा। और परेशान वो लोग हो रहे हैं जो आज के दिन वैक्सीनेशन कराने यहाँ पर पहुंचे हैं, जिनको आज की तारीख दी गई थी। आप भी यहाँ पर वैक्सीन कराने पहुंचे हैं? हाँ सर, एक्चुअली क्या है, सीनियर सिटीजन है हम लोग और सेकंड वैक्सीनेशन के लिए मिसेस का रह गया था, तो इसके लिए आए थे, लेकिन जी आज नहीं लग पा रही है। 2-3 दिन से ट्राई कर रहे हैं लेकिन लगी नहीं पा रही है। नहीं था कि आज होगा या नहीं। आपको जानकारी थी? नहीं, हमको ये था कि 1 तारीख को जो 18 साल को वालों को लगने वाला है वो ख़त्म होगा, मतलब वो अभी नहीं लगेगा। ये जानकारी हमने पेपर में पढ़ी है, लेकिन ये तो हमको नहीं था कि बाकी जो जिनको लग रहा है वो भी बंद हो जाएगा, ये नहीं मालूम था। यहाँ ये बताया जा रहा है कि शायद उसकी तैयारी के लिए, अगली तैयारी के लिए उन्होंने शायद, देखिए बिल्कुल कहा यही गया था कि चूंकि 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन की तैयारी करना है, इसलिए ये 2 दिन वैक्सीनेशन सेंटर बंद रहेगा। लेकिन कह सकते हैं, दावा किया गया था कि मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है देश का जिसने कि सबसे पहले 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन कराने के लिए 180 करोड़ से वैक्सीनेशन खरीदने का ऑर्डर जारी कर दिया गया है। और ये सब कुछ आनन फानन में किया गया, श्रेय लेने की कोशिश की गई। प्रदेश पहला राज्य होगा जो सबसे पहले वैक्सीन शुरू करेगा। लेकिन साइड इफेक्ट देखिए कि 18 साल तो छोड़ो, ऐसे सीनियर सिटीजन जो यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच रहे हैं उनको भी अभी वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। कैमरामैन खेमचंद के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24। आज मीडिया इंडस्ट्री के लिए बहुत बुरी खबर है। आज तक के सीनियर एंकर रोहित सरदाना अब हमारे बीच नहीं रहे। हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई है। 42 साल की उम्र में रोहित सरदाना का इस तरह से जाना हर किसी को हैरान कर रहा है। हर कोई सन्न है। पूरे मीडिया इंडस्ट्री में मातम की लहर है। पिछले कुछ दिनों से रोहित सरदाना कोरोना से पीड़ित थे। रमन कुमार मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। रमन, अभी भी दिल यही कह रहा है कि काश ये खबर गलत हो, ये सच ना हो। बिल्कुल, और वो भी ऐसे समय में ये बुरी खबर आई जब एक दिन पहले ही उन्होंने रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए ट्वीट किया था और गुजारिश की थी कि मदद की जाए। लेकिन जब ये खबर आई तो पत्रकारों से लेकर लोगों के मन में ये बात सामने आई कि ये गलत खबर है, किसी ने कहीं कोई शरारत तो नहीं की। लेकिन कई बार आज तक के दफ्तर से ही फिर कंफर्म हुआ कि रोहित सरदाना अब हमारे बीच नहीं है। लेकिन 42 साल की उम्र में ही उन्होंने अपना जो एक इमेज बनाया, अपना जो एक कट बनाया, वो आप उसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि उनके निधन के बाद गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर कई ऐसी बड़ी हस्तियों का ट्वीट आया है, शोक संदेश आया है और कहे कि जो भी रोहित सरदाना को जानते हैं उनके मन में लगातार इस बात को लेकर एहसास हो रहा है कहीं ये गलत खबर तो नहीं है। क्योंकि अभी कल ही उनकी बात हुई थी। कई ऐसे भी पत्रकार हैं, कई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ट्वीट करके कहा कि 10:30 बजे रात भी उनकी रोहित सरदाना जी से बातचीत हुई थी और ऐसा अंदेशा नहीं था कि इस तरह से वो अचानक हम लोगों के बीच से चले जाएंगे। जी बिल्कुल, हम सभी आज तक के जितने भी साथियों से बात हुई है उन्होंने बताया कि सब कुछ बहुत अचानक हुआ। पॉजिटिव पाए गए वो, उसके बाद इलाज उनका हुआ और ठीक भी हो गए थे। अचानक से क्या कुछ हुआ रमन, क्या बता पा रहे हैं लोग? देखिए, जो जानकारी मिल रही है और आज तक के हवाले से भी जो ऑफिशियल खबर आई है उसके मुताबिक हार्ट अटैक के चलते उनका निधन हुआ है। और कई लोगों ने अपनी जानकारी दी है और ये बात कही है कि उनकी 2 बेटियां हैं, उनकी पत्नी है और लगातार वो सबकी मदद करते रहे। और चाहे जिस भी संस्थान में उन्होंने काम किया, चाहे जी न्यूज की बात करें या आज तक की बात करें, काफी कम समय में उन्होंने काफी लोकप्रियता अर्जित की थी। और बहस के जरिए उन्होंने जो अपनी बात बहुत छोटे शब्दों में रखते थे उसके लिए उनके बारे में काफी ज्यादा इस बात को लेकर चाहे योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि प्रतिष्ठित पत्रकार और बिल्कुल उस तरह से अपनी बात को रखते थे कि
कम शब्दों में अपनी बात को रखना, ये उनकी बहुत बड़ी काबिलियत थी। और अभी जो सुबह 4 बजे उनको नोएडा के निजी अस्पताल में आईसीयू में शिफ्ट किया गया था और दिन चढ़ने के साथ ही ये बहुत बुरी खबर हम लोगों के बीच में आई है। जी बिल्कुल, दिन चढ़ते ही जो सबसे बुरी खबर आई, और इस बीच हम आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं। लेकिन सच मानिए, इस वक्त अगर कोरोना ने किस तरह से हम लोगों को जकड़ा हुआ है वो महसूस हो रहा है। रोहित के चेहरे को देखकर ये बार बार हम महसूस कर रहे हैं। जो उनकी बेबाकी थी रमन, जिस बेबाकी से वो बोलते थे, और आपने जो बोला कम शब्दों में, उनका स्टाइल ऑफ एंकरिंग, एक पत्रकार के तौर पे उनका पूरा पर्सोना, वो आज सब बहुत याद आ रहा है। और हम सब इसे एक शायद कभी नहीं भूल पाए, हमेशा मिस करेंगे। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि जिस तरीके से उनके निधन की खबर आई है और हार्ट अटैक से उनकी जान गई है, लोगों को ये अंदाजा बिल्कुल नहीं था। क्योंकि आज तक में काम करने वाले जो लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि कुछ दिनों के बाद रोहित सरदाना एक बार फिर से वापस ज्वाइन करेंगे, अपने काम पर आएंगे। लेकिन जो अचानक ये हार्ट अटैक की खबर आई है, उससे सभी लोगों में, मीडिया जगत के लोगों से लेकर राजनीतिक जगत के लोगों में भी काफी ज्यादा हैरानी है, स्तब्ध हैं सब इस खबर को सुनकर। और उन्हें ऐसा लगता है कि उनके निधन के बाद उनके परिवार में जो लोग हैं, उनकी पत्नी है, 2 बेटियां हैं, उनको काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। और लगातार आज तक में भी उनके द्वारा प्रसारित की गई कई क्लिपिंग्स दिखाई गई है। कई एंकर्स लगातार कह रहे हैं कि उन्हें बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा है कि रोहित सरदाना हम लोगों के बीच में अब नहीं है। रमन, उनका आखिरी ट्वीट जो प्लाज्मा को लेकर उन्होंने लिखा था कि जितने लोग ठीक हो रहे हैं, अगर वही अपना प्लाज्मा डोनेट करेंगे तो ठीक होने वालों की तादाद में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा। खुद कोविड से लड़ते हुए वो किस तरीके से लोगों की आवाज उठा रहे थे, एक पत्रकार के लिए ये बहुत अहम होता है, बहुत ही अहम होता है। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि जिस तरीके से वो ट्वीट के जरिए या फोन के जरिए भी हमेशा मदद करने में पीछे नहीं रहते थे। और कल ही जो उनका ट्वीट आया है, उस ट्वीट को देखने के बाद आपको लगेगा कि काफी ज्यादा वो स्वस्थ हो रहे थे, उन्हें लग रहा था कि वापस वो काम पर आएंगे। और कई लोगों से बातचीत के बाद भी उन्होंने कहा था कि मैं जल्दी अपने काम पर वापस आ जाऊंगा और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अचानक हार्ट अटैक आया और आईसीयू में भर्ती आज सुबह 4 बजे उनको किया गया, उसके बाद से सभी लोग स्तब्ध हैं कि आखिरकार उन्होंने कभी नहीं सोचा था इस तरह की परिस्थिति आएगी और एक मशहूर एंकर, एक बड़े पत्रकार हम लोगों के बीच से चले जाएंगे इस तरीके से। रमन, मैं इस वक्त ये कहना चाहती हूँ कि किस तरीके से पत्रकार रोजाना ऑफिस आते हैं, हमारे रिपोर्टर्स फील्ड में जाते हैं, कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी आप तक पल पल की खबर पहुंचाते हैं। इस जज्बे को एक पत्रकार होने के नाते तो मैं सलाम करती हूँ, लेकिन ये हमारे दर्शकों को, इस देश के लोगों को भी ये मालूम होना चाहिए कि कितना मुश्किल होता है। अपनी जिंदगी को हाथ पे रखकर पत्रकार आप तक खबर पहुंचाता है, आपको अपडेट रखता है। देखिए, कोरोना के चलते जो लगातार खबरें आ रही है, अलग अलग राज्यों से खबरें आ रही है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले बिहार के चीफ सेक्रेटरी के गुजर जाने की खबर भी आई कि बिहार के मुख्य सचिव कोरोना के चलते नहीं रहे। और कह सकते हैं कि जो लगातार इस तरह की बातें सामने आ रही है कि कोरोना का जो स्ट्रेन के बारे में लगातार बातचीत चल रही है, उसके बाद इस बात का एहसास जरूर होता है कि हम लोग अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए किस तरीके से परहेज बरतें। लेकिन रोहित सरदाना लगातार ठीक हो रहे थे, उनके बारे में जो डॉक्टर्स का भी अनुमान था, डॉक्टर भी ये कह रहे थे कि वो लगातार काफी सुधार हो रहा है उनके सेहत में। और वो खुद भी इस बात की जानकारी लगातार कई जो नेता हैं उनसे बातचीत के जरिए और ट्वीट के जरिए दे रहे थे। लेकिन अचानक इस बुरी खबर के बाद सारे लोगों में एक निराशा है। रोहित सरदाना मशहूर न्यूज एंकर हमारे बीच नहीं रहे। इसी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।